हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आप लोग को स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से कहें वो पढ़ा रही थी। इससे पहले के चैप्टर में मैंने आप लोग को समझाया था कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में आप लोग को समझाया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो अनुसंधान करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके मेथड्स क्या होते हैं, उसकी विधियाँ क्या होती हैं। इसमें दो आपकी आ जाएंगी, एक हो जाता है संगणना अनुसंधान, दूसरा हो जाता है निदर्शन या निर्दर्श अनुसंधान। तो ये देखते हैं कि संगणना अनुसंधान क्या होता है और निदर्शन अनुसंधान क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिससे पहले मैंने इस पर डिटेल में समझाया था, पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये समझने से पहले कि संगणना अनुसंधान क्या है या निदर्शन अनुसंधान क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं कि जिनके बेसिस पर ये विधियाँ चुनी गई हैं या निकाला जाता है इनको, तो वो क्या होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हो जाता है समग्र, दूसरा हो जाता है न्यायादर्श। समग्र और न्यायादर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये समझेंगे कि समग्र क्या है, न्यायादर्श क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि संगणना अनुसंधान क्या है, उसके लाभ और हानि क्या होंगी, और फिर निदर्शन अनुसंधान क्या है, उसके लाभ और हानि क्या होंगे। तो समग्र क्या होता है, इंग्लिश में इसे कहें यूनिवर्स और पॉपुलेशन। समग्र क्या है, तो जो खोज या इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसकी जो पूरा जितना भी डेटा होगा, जितनी भी इकाइयाँ होंगी, उस सारी इकाइयों को, सारी यूनिट्स को अपने जो अनुसंधान है उसमें शामिल करना, वो हो जाता है समग्र। या वो पूरा अनुसंधान का क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा समग्र कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, गोपी वनस्पति मिल्स हैं, अलीगढ़ में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करना है कि वहाँ पर के जो लोग रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो इस मिल के जितने भी श्रमिक होंगे, जितने भी लेबर होंगे, उन सबका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वो सर्वेक्षण का क्षेत्र है, वो अनुसंधान का क्षेत्र हमारे क्या कहलाएगा, यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाता है। और उसकी एक अकेली इकाई क्या कहलाएगी, यानी कि एक मजदूर की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा यूनिट या फिर एलिमेंट। और जो सारे मजदूरों की हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिवर्स और पॉपुलेशन, समग्र कहलाएगा। तो समग्र क्या होता है, जब हम जो संपूर्ण हमारा अनुसंधान क्षेत्र है उसकी सारी इकाइयों को अपने अनुसंधान में शामिल करते हैं तो वो हो जाता है हमारा समग्र। अब समझते हैं कि न्यायादर्श क्या है। जब उसी समग्र में से कुछ इकाइयों को हम विशिष्ट आधार पर चुन करके अलग कर लेते हैं, उसके आधार पर हम जांच करते हैं, तो वो हो जाता है न्यायादर्श या फिर सैंपल। जितना हमने अंश, जितनी इकाई हमने चुन करके अलग करी होती हैं यूनिट्स को, वो हो जाता है हमारा सैंपल या फिर न्यायादर्श। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक जगह पर यूनिट्स आपने ऊपर देखी होंगी कि ये ज़्यादा है, दूसरा नीचे जो है वो कम है। जो ज़्यादा वाला है उसमें हो जाएगा समग्र आपका यूनिवर्स। जब उसमें से हमने कुछ इकाइयों को, कुछ यूनिट्स को चुन करके अलग कर लिया, उसको चुनने के बहुत से मेथड्स होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। अलग कर लिया तो वो हो जाता है हमारा सैंपल, न्यायादर्श। सिंपल सा समझ लीजिए कि ऐसे आप मार्केट में जाते हैं चावल खरीदने, जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में आप चावल खरीद रहे हैं, पूरी बोरी खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, एक एक चावल तो देखेंगे नहीं, उसमें क्या होता है, कुछ चावल हम अलग सैंपल के तौर पर रखते हैं। वो लोग वो दिखाते हैं आपको कि हाँ इस तरह के चावल हैं, आप देख करके उसको जो आपको समझ में आता है, पसंद आता है, आप उसको ले लेते हैं, तो वो हो जाता है सैंपल। और जो जितना पूरी बोरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा, समग्र हो जाएगा। अब इस तरह से आप इजी समझ सकते हैं सैंपल क्या होता है और यूनिवर्स, समग्र क्या होता है। अब जो हमने समग्र पढ़ा और न्यायादर्श पढ़ा, इन्हीं के बेसिस पे क्या की गई हैं, अनुसंधान की विधियां बनाई गई हैं। जो दो विधियां हैं, एक जो संगणना अनुसंधान है वो किस पर बेस्ड होती है, समग्र पर, और जो निदर्शन विधियां हैं वो किस पर बेस्ड होती है, न्यायादर्श पर, सैंपल पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि संगणना अनुसंधान जो है, मीनिंग ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है। जब अनुसंधान के विषय से संबंधित समस्त समग्र या समूह की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है या सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, समग्र या संगणना अनुसंधान कहलाता है। इसमें क्या रहता है कि इकाइयों का जो समूह होता है ना, उसके सारे समूह की जांच की जाती है, हर इकाई की जांच की जाती है। जैसे कि उत्पादन करना है, प्रोडक्शन के लिए करना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जनगणना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेंसस इन्वेस्टिगेशन में, संगणना अनुसंधान में। यानी कि जहाँ पर भी हम अनुसंधान कर रहे हैं या जो भी हमारा अनुसंधान का क्षेत्र है, उसकी जितनी भी यूनिट्स, जितनी भी इकाइयाँ हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा संगणना अनुसंधान, मीनिंग ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। तो जितनी भी सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, उन सबके कुछ अपने दोष भी होते हैं, मेरिट्स होती हैं और डिमेरिट्स होती हैं, एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये भी विधि जो है, इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ मेरिट्स हैं। क्या हो जाएंगी, अधिक शुद्ध और वास्तविक परिणाम, रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल। वास्तविक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, शुद्ध होते हैं। क्यों, क्योंकि हम प्रत्येक इकाई का जब अध्ययन करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम सारी इकाइयों का अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, तो जो परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। अगर हम कुछ इकाइयों को चुन के अलग कर लें तो हो सकता है उससे जो रिजल्ट हमारा निकल के आ रहा है वही रिजल्ट पूरी तरह से इस पर, जो हमारा पूरा समग्र है, पूरा अनुसंधान का क्षेत्र है, पूरा यूनिवर्स है, उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे,
ज़्यादा रिलेबल होंगे और एक्यूरेट होंगे। दूसरा आ जाता है इंटेंसिव स्टडी, गहन अध्ययन। इसमें क्या रहता है कि गहनता से जांच की जाती है, प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है और जो इसमें अनुसंधान करता हो उसे उस विषय का अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी होता है। जब उसे सही तरह से पूरी नॉलेज होगी चीज़ों की, तभी वो क्या करेगा, अध्ययन कर पाएगा। उसके बाद आ जाता है सुटेबिलिटी, उपयुक्तता। कुछ ऐसे अनुसंधान होते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं जहाँ पर यही विधि उपयुक्त रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं उसमें एक्यूरेसी होना, शुद्धता होना ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में, परिस्थितियों में भी यही विधि उपयुक्त मानी जाएगी जहाँ पर जो यूनिट्स हैं हमारे यहाँ वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं। आपकी जो निदर्शन होती है उसके लिए मेन ज़रूरी यही है कि जितने भी आपका जो समग्र है उसकी सारी इकाइयाँ जो एक जैसी होनी चाहिए, यूनिट्स में सजातीयता होनी चाहिए। लेकिन जो ये वाली विधि होती है जहाँ पर आपस में यूनिट्स सारे अलग अलग हैं, तो वहाँ पर भी आप इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम हर इकाई का अलग अलग अध्ययन करते हैं, हर यूनिट को अलग अलग समझते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें ये विधि उपयुक्त रहती है कि अगर आपका जो अनुसंधान का क्षेत्र है वहाँ पर जो इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, वो अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है, तो वहाँ पर भी यही विधि उपयुक्त होगी। उसके बाद अब आ जाते हैं कि इसकी डिमेरिट्स क्या हैं या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये दो हानियाँ जो है, इसकी सबसे पहली हो जाएगी अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। इट इज़ ए कॉस्टली मेथड, बिल्कुल कॉस्टली होगा, जाहिर सी बात है। जब पूरे क्षेत्र के अलग अलग इकाइयों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा लोगों को लगाने की भी हमें आवश्यकता होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हायर करने पड़ेंगे लोग। जैसे जनगणना होती है तो जनगणना में क्या होगा कि हर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, एक एक घर में जा जा करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, तो उसके लिए ज़्यादा मैन पावर लगती है, ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं हमको उस कार्य को करने के लिए, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहती है। अधिक समय परिश्रम लगना, ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हर इकाई का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए इसमें टाइम टेकिंग भी होती है ये, और परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा। नॉट पॉसिबल इन सम सर्कमस्टेंसेज, तो कुछ परिस्थितियों में सब माने कि अगर अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है, कॉस्टली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, जिस वजह से भी क्या होगा, अनुसंधान का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए वहाँ पर इस पद्धति का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो ये हो जाएंगे कुछ डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस इस विधि के। तो कब ये विधि उपयुक्त रहती है, कब इसका यूज़ इस मेथड का किया जा सकता है, जब जो विषय है हमारा, जो सब्जेक्ट है जिस पर कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें हमें डीपली किसी चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा अच्छी गहनता से नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है। या अनुसंधान जो इन्वेस्टिगेशन उसका क्षेत्र सीमित है, एक लिमिटेड एरिया है जहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, या फिर वहाँ पर हमें हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए है कि जो भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट होने चाहिए, तब भी हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। या जो अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास पर्याप्त साधन है उस काम को करने के लिए, क्योंकि विधि कॉस्टली होती है तो उसके पास पर्याप्त धनराशि या मनी होनी चाहिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, प्लस प्रॉपर उसके पास मैन पावर होनी चाहिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों से कार्य कराने के लिए। तो ये विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब ये परिस्थितियाँ होंगी। तो इस तरह से संगणना अनुसंधान विधि हो जाती है आपकी। उसके बाद आ जाते हैं अब हम निदर्शन अनुसंधान, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन। जो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन होगा, नाम से ही क्लियर है आपका, सैंपल से किया जाएगा। हम पूरे समग्र का, पूरे यूनिवर्स का अध्ययन नहीं करेंगे। इसमें हम उससे चुनी हुई कुछ अलग इकाइयाँ जो हम चुनते हैं कुछ मैथड से, उस इकाइयों के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, रिजल्ट को निकालते हैं। और जो रिजल्ट उन इकाइयों के निकल के आते हैं, हम यही मान लेते हैं कि संपूर्ण समग्र में भी वही सारी विशेषताएं होंगी और उसके भी वही रिजल्ट होंगे। संपूर्ण समग्र में से जो भाग को हम अलग करते हैं वो क्या हो जाता है, कहलाएगा आपका नमूना है, वानगी, प्रतिनिधि अंश अथवा न्यायाधीश कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। समग्र में से किसी विशिष्ट आधार पर जो थोड़ा सा भाग जांच के लिए लिया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में आपके दे देकर आपको आंसर टिक करना होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा कि वो क्या निकल के कहलाता है, नमूना, वानगी, प्रतिनिधि अंश या फिर न्यायाधीश कहलाता है। और इस तरह से जो भी हम विधि का प्रयोग करते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है, निर्दर्शन विधि या फिर प्रतिचयन अनुसंधान विधि। तो ये हो जाता है हमारा न्यायाधीश। अब देखते हैं कि इस विधि के ये जो निदर्शन अनुसंधान है, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन है, इसकी मेरिट्स और एडवांटेजेस क्या हैं। इसके पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि कम खर्चीली पद्धति, इकोनॉमिकल है। जाहिर सी बात है, जब हम पूरे समस्त समग्र का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें से कुछ इकाइयों का ही अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा, इसमें कम कॉस्टली रहेगी, इसमें ज़्यादा जो मनी होगी इन्वेस्ट नहीं रहेगी। दूसरा हो जाता है कम समय लगना, टाइम भी कम लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। वैज्ञानिक पद्धति मोर साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें जो न्यायाधीश चुना जाता है, जो सैंपल लिया जाता है, उसमें क्या होगा, वैज्ञानिक रीतियों का ही प्रयोग किया जाता है उस सैंपल को निकालने के लिए। तो इसलिए ये विधि क्या रहती है, मेथड ज़्यादा साइंटिफिक रहता है। विस्तृत जांच, डिटेल इंक्वायरी, उसमें क्या रहता था, पूरे समग्र का अध्ययन करते थे, उसमें जितनी यूनिट्स होती थी सबका हम जो है अध्ययन करते थे, तो वहाँ पर क्या रहेगा, एक एक इकाई का इतना हम गहन अध्ययन, डीप स्टडी नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर हमारा सैंपल छोटा होता है, तो सैंपल में जितनी भी इकाइयाँ हमने चुनी होंगी, यूनिट्स हमने चुने होंगे, उन यूनिट्स को हम आसानी से उनका डीपली स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज हम ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है विश्वसनीयता, रिलायबल। विश्वसनीय होती है क्योंकि जो भी हमने न्यायाधीश चुना होता है, पहली बात तो उसको चुनने के भी बहुत से मेथड्स होंगे, तो वो जो भी हमारा चुना जाएगा वो न्यायाधीश वो सैंपल रिप्रेजेंट करता है पूरे यूनिवर्स को, पूरे समग्र को, इसलिए उससे जो भी हमने निकाले होंगे निष्कर्ष, कंक्लूजन, वो भी क्या होंगे, विश्वसनीय होंगे। तो ये हो जाते हैं कुछ मेरिट और एडवांटेजेस सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन के। अब देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं। जो भी विधि होती है कुछ उसके मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व का अभाव, एब्सेंस ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने न्यायाधीश चुना है, जो भी हमने सैंपल चुना है, अगर वो पूरे समग्र का, पूरे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो उसमें जो भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो भी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे और पूरे समग्र पर, पूरे यूनिवर्स पर लागू नहीं होंगे। इसलिए जो भी न्यायाधीश हम चुन रहे हैं वो सही होना ज़रूरी है। दूसरा रहता है गलत निष्कर्ष, रॉन्ग कंक्लूजन, ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि हमने पहले की वीडियो आपको समझाया था कि अगर हम किसी क्लास के बच्चों का एवरेज हाइट का देख रहे हैं कि कितनी है, क्लास 8th है, उसमें हम बच्चों का देख रहे हैं कि एवरेज हाइट कितनी है, तो अगर हम 50 बच्चों के मेज़र करने के बाद उससे हम एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादा सटीक हो सकते हैं, ना कि हमने सिर्फ 20 बच्चों को चुन के अलग किया, उनकी एवरेज हाइट निकाल ली, हमने ये मान लिया कि वो 20 बच्चों की जो एवरेज हाइट है वही बाकी 50 बच्चों की भी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं होगा कि पूरे परिणाम पूरी तरह से शुद्ध ही हों। इसलिए क्या रहता है कि निष्कर्ष गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो जो भी हम संशोधन का काम कर रहे हैं, तो जो उसमें न्यायाधीश सैंपल चुना जाता है उसको चुनने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर सही ढंग से हमने सैंपल को नहीं चुना है तो उससे जो भी निष्कर्ष होंगे वो भी गलत ही होंगे। फिर आ जाता है न्यायाधीश विभ्रम, सैंपलिंग एरर। इसमें कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि न्यायाधीश चुनने में भी हमसे गलती हो सकती है, जिस वजह से भी हमारे परिणाम सही ना आए, या फिर हो सकता है कि किस तरह का पक्षपात हो जिससे भी निष्कर्ष सही ना हो, या भ्रमात्मक हो भी हो सकता है, तो सैंपलिंग एरर भी आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि जो हम न्यायाधीश चुन रहे हैं वो न्यायाधीश सही होना चाहिए, तभी ये विधि सही ढंग से वर्क करती है। तो न्यायाधीश चुनने के लिए कौन से एसेंशियल्स ऑफ सैंपल होते हैं या आवश्यकता तो होते हैं न्यायाधीश के, जब उसमें होंगे तभी वो विधि क्या रहेगी, वो मेथड अच्छा माना जाएगा। सबसे पहले पॉइंट हो जाएगा प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी कि जो भी हमने न्यायाधीश चुना है वो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करे, जो भी उसके समग्र में गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी उस जो भी हमने न्यायाधीश चुना होगा उसमें भी होनी चाहिए, समस्त इकाइयों को रिप्रेजेंट करता हो, किसी तरह का उसमें पक्षपात ना हो। नेक्स्ट हो जाता है स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कि जितनी भी इकाइयाँ न्यायाधीश में शामिल होंगी किसी दूसरी इकाई से स्वतंत्र हों। समान व सजातीयता, सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी। तो यहाँ पर जो भी इकाइयाँ हैं, जो भी हमने चुना है, वो सब समानता होनी चाहिए। ये विधि मोस्टली तभी लागू हो पाती है कि जितना भी हमारा समग्र है वो उसमें क्या हो, सारी इकाइयों में एक जैसी हों, एक तरह की हों। अगर इकाइयों में आपस में, यूनिट्स में आपस में डिफरेंस है, भिन्नता है, तो वहाँ पर ये विधि सही ढंग से कार्य नहीं करती, क्योंकि उससे जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो सही नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है पर्याप्तता, एडुकेसी। पर्याप्तता में ये होता है कि जो भी हमारा यूनिवर्स है उसी के अकॉर्डिंग ही एक अनुपात में, एक रेशियो में हम जो है उसका जो सैंपल होता है वो भी डिसाइड करते हैं। अगर हमारा समग्र बहुत बड़ा है, समझिए 20-25 हज़ार लोग, 10 हज़ार लोग हैं, और हमने जो न्यायाधीश चुना 10-15 व्यक्तियों को लेके चुन लिया, तो क्या होगा, वो 10-15 व्यक्ति उस 25-30 हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ कहने का मतलब है कि जो भी हम न्यायाधीश चुन रहे हैं, सैंपल चुन रहे हैं, वो जितना भी समग्र हो उसी के अनुपात में होना चाहिए, या उसका पूरा प्रतिनिधित्व करता हो, इतना पर्याप्त होना चाहिए। ये हो जाएंगी कुछ एसेंशियल्स ऑफ ए सैंपल, न्यायाधीश के लिए आवश्यक तत्व, कि वो होने पर ही जो हम ये मेथड है वो सही ढंग से वर्क करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।